कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है, मतलब आप लोगों के लिए इसमें जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट ऐसी नॉलेज है जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब बात ये है कि जब भी मैं कोई चैप्टर के आपको नोट्स दे रही हूँ, जैसे कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ, वही सेम बात आज भी कह रही हूँ कि मैंने आपको नोट्स इसलिए दिए हैं क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़ा सा हमें एनसीईआरटी से अलग हटके भी एक्स्ट्रा थोड़ा करना है पोर्शन, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एनसीईआरटी ना पढ़ें। नोट्स आपको थोड़ा इजी फॉर्म में दे दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी ना पढ़ें। एनसीईआरटी इज मस्ट, ठीक है। अब हम इस चैप्टर पे आते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इसके नाम से क्या लग रहा है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। जो भी हमारी कंट्री की वर्कफोर्स है ये उसकी बात कर रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ये चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, तो जो भी किसी भी इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल होती है, जो कि मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि बी हेल्दी, एक एजुकेटेड पर्सन और एक हेल्दी पर्सन इज गुड कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन एनी इकोनॉमी। आप अगर स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे, आप अगर पढ़ोगे अच्छे से, तभी तो अपनी इकोनॉमी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे। मान लो अगर मैं आए दिन बीमार रहूंगी तो मैं आपको क्या पढ़ा पाऊंगी, मैं आपको ऐसे सोचूंगी चलो 5 मिनट में पढ़ा के खत्म करो काम, बट अगर मैं हेल्दी हूँ, मैं अपने अंदर स्टैमिना बिल्ट लेके चल रही हूँ तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगी, ठीक है ना। तो हम हेल्दी रहेंगे तो ही हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हम एजुकेटेड हैं तो वी आर एडॉप्टेड टू चेंज, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको हम इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं, हम दूसरों को समझ पाते हैं, हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रख सकता है, हम इमोशनल हेल्थ पे भी ज़्यादा काम करते हैं इफ़ वी आर एजुकेटेड। सो किसी भी इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल कौन है, वो वर्कफोर्स, वो लोग हु कॉन्ट्रीब्यूट्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल में सबसे पहले हम बात आते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज इन अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब क्योंकि ये कैपिटल है तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी स्किल्ड लेबर हमारे पास है, कितने एक्सपर्टीज वी हैव, दिस इज ऑल ह्यूमन कैपिटल। तो इट इज द स्टॉक ऑफ प्रोफेशनल्स and skilled people of all types who are engaged in production process, ठीक है। तो ये हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल है। तो अब इससे हम क्या बता सकते हैं कि हमारी जो फिजिकल कैपिटल है जैसे कि मशीनरी और जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्या डिफरेंस हुआ। जो हमारी फिजिकल कैपिटल है उसकी ओनरशिप होती है किसी ना किसी के पास, ह्यूमन कैपिटल की ओनरशिप थोड़ी ना है, नहीं है ना। मेरी नॉलेज है वो मेरे पास है, मेरी हेल्थ है वो मेरे पास है, तो मेरा कोई ओनर थोड़ी ना है, ठीक है। अगर हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो कोई हमारा सीनियर हो सकते हैं जिनके लिए हमारी कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है, बट वो मेरे ओनर थोड़ी ना है। बट इस मार्कर का, इस टैब का, इस फैन के, इस फर्नीचर का, इन सबकी ओनर मैं हूँ, मेरा है। तो फिजिकल कैपिटल की ओनरशिप होती है, वेयर एज ह्यूमन कैपिटल की कोई ओनरशिप नहीं होती है। प्लस फिजिकल कैपिटल इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन ओनरशिप टू अनदर, ह्यूमन कैपिटल इज नॉट ट्रांसफरेबल। हाँ, वो मूव कर सकती है टाइम टू टाइम, अगर मैं यहाँ हूँ मैं कहीं और मूव कर सकती हूँ, मैं कहीं और मूव कर सकती हूँ, लेकिन मैं पूरी मूव करूँगी बाय माई own choice. I cannot be sold or purchased, right? Physical capital is depreciable by the passage of time, by the efflux of time, it depreciates. अब होने को तो ह्यूमन कैपिटल भी होती है। मेरी मेमोरी आज से 20 साल पहले जो थी वो आज नहीं है, तुम्हारी मेमोरी शायद मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और हो सकता है मेरे से बड़े और लोग हों उनकी मेमोरी भी मुझसे ज़्यादा अच्छी हो, ऐसा कुछ।
है नहीं कि हाँ एज के हिसाब से हम कहते हैं अब तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी मेमोरी हो गई। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो 90 के हो जाते हैं और उनकी मेमोरी लॉस नहीं होता है। तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ उनका मेमोरी लॉस है या नहीं है। बट अगर किसी का ग्रेजुअली बाय एजिंग मेमोरी लॉस होता भी है तो वो उनके पास और तरीके होते हैं अपने आप को अपडेट करने के, अपनी मेमोरी को रिवाइव करने के। बट फिजिकल कैपिटल तो डेप्रिशिएट हो गई तो हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस आ गया। ह्यूमन कैपिटल पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। उस पॉलिसी फॉर्मेशन में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे वो फिजिकल कैपिटल है। हमने ये बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या होगी, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी किन आइटम्स की होगी वो फिजिकल कैपिटल है। समझ में आया? तो इस तरह से हम कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है और ह्यूमन डेवलपमेंट है उनमें क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या डिफरेंस है? बेसिकली ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन एंड हेल्थ को अपना एक एज अ मीन्स लेके चलती है कि बाय हेल्थ एंड एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल इज फॉर्म्ड, whereas human development is that education and health are the integral part of people। और ये उनकी नॉलेज है, हमें उनसे जितना मैक्सिमम ले सकते हैं लेना है। मतलब ह्यूमन कैपिटल में हमें मान के चल रहे हैं कि थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ एंड वेरियस अदर थिंग्स ह्यूमन कैपिटल कैन बी फ्रेम्ड। मतलब आपको एक अच्छी हेल्थ देके, अच्छी एजुकेशन देके हम आपको एक स्किल्ड पर्सन बना रहे हैं, तो वी आर कंस्ट्रक्टिंग ह्यूमन कैपिटल। हम आपके ब्रेन्स को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इज द ओवरऑल, इज अ बिग कॉन्सेप्ट। दे सेड कि दीज आर द स्किल्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ much broader concept as compared to human capital, because time to time जितनी भी human capital बन रही है, ये human capital की अलग अलग stages हैं। इन सबको मिला के ये ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। इन सबको मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट है। आप प्राइमरी से मिडिल में आए, मिडिल से सीनियर में आए, फिर सीनियर सेकेंडरी में आए, आप इस तरह से बढ़ते गए। फिर आपने प्रोफेशनल एजुकेशन ली, टेक्निकल एजुकेशन ली, इस तरह से आपने योगा भी किया, आपने वॉक की, आपने रनिंग की, आपने वेरियस सब कुछ किया। ये सब कुछ आप ह्यूमन कैपिटल को फ्रेम करने के लिए कर रहे हो। लेकिन एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ते जुड़ते इन अ लॉन्गर रन इट बिकम्स ह्यूमन डेवलपमेंट। गॉट इट? तो ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। 5 आइटम्स हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, फिर ट्रेनिंग एंड माइग्रेशन। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग एंड माइग्रेशन, ये 5 सोर्सेज हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं एजुकेशन को लेती हूँ कि व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। अब तो मैंने इतना ज्ञान दे दिया, इसके बाद तो बता ही सकते हो व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। आप उससे आने वाले चेंजेस जो सोसाइटी में उससे अडैप्ट कर पाते हैं तो एजुकेटेड। हाँ, हमारी जो एडॉप्टेबिलिटी है दैट बिकम्स बेटर, और स्किल्स डेवलप होते हैं, प्रोडक्ट कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती हैं, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। ये सब जो इम्प्रूव हो रहा है ये सब एजुकेशन की वजह से ही हो रहा है। ठीक है ना? तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज का एफिशिएंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल है एजुकेशन से। किसी भी इकोनॉमी का जो जीडीपी में आप इन कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो भी एजुकेशन से कर रहे हो। तो दिस इज ऑल ड्यू टू एजुकेशन। एजुकेटेड हो तुम थोड़े बहुत, ये तो बता ही सकते हो एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। उसमें भी चुप हो जाते हो। बेसिक सा क्वेश्चन है तो क्यों पढ़ रहे हो? अर्निंग लाइवलीहुड, कुछ बड़ा बनना है
कुछ हमें ऐसा बनना है कि हम बहुत सारे पैसे कमाएं, मैक्सिमम तो इसीलिए पढ़ते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट। मेन कॉज यही होता है ना पढ़ने का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उसके बाद होता है सोशल स्टेटस, कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। तो एजुकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, टू अर्न लाइवलीहुड, टू कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमी, सोशल स्टेटस, अडॉप्टेबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, दीज आर द रीजंस। फिर हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? यार हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? सो दैट, मैं बोलूँ, हाँ, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन लेस डिपेंडेंट होता है दूसरों पे एज कंपेयर टू अनहेल्दी पर्सन। और एक हेल्दी पर्सन ऑफलाइन क्लास अटेंड करने भी आ सकता है ना। तो अगर आप बीमार नहीं होगे तो आज आपकी क्लास में जो इतने सारे छुट्टियां करके लोग बैठे हैं, उसने तो चलो फिर भी ऑनलाइन ज्वाइन कर ली, लेकिन कितने सारे लोग छुट्टी करके बैठे हैं, क्यों? क्योंकि उनको फीवर हो रहा है। तो अगर आप हेल्दी रहोगे तो अपनी क्लासेस मिस नहीं करोगे, राइट। तो इसलिए हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है। हेल्दी रहने में जो मेडिसिन हम कुछ बीमारी होने से पहले ही ले लेते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशंस हो गए, दे आर कॉल्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन्स। जितने भी, जैसे कोविड वैक्सीन था, दैट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन। अगर आपको फीवर हो गया फिर जो आप मेडिसिन ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्यूरेटिव मेडिसिन, आपको क्योर करने के लिए। और एक होता है हेल्थ लिटरेसी को स्प्रेड करना। हेल्थ लिटरेसी को स्प्रेड करना जैसे कि वॉश योर हैंड्स whenever you come from outside, brush your teeth before going to the bed, है ना, ये सारे है ना, डेली टेक अ बाथ, ये सब आपकी हेल्थ लिटरेसी है। कोविड के समय में तो हेल्थ लिटरेसी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई थी, मास्क पहनो वरना फाइन लग जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ये मेडिसिन होती हैं जो सोशल मेडिसिन हैं, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि आपको ये प्रिकॉशंस लेनी है जिससे कि आप बीमार पड़ो ही ना। तो क्यूरेटिव मेडिसिन तो तब होंगे ना जब बीमार पड़ जाओगे। प्रिवेंटिव मेडिसिन भी हम इसलिए ले रहे हैं पहले से, वैक्सीनेशन वगैरह, कि चलो ना हो ये बीमारी। बट सोशल मेडिसिन स्प्रेडिंग हेल्थ लिटरेसी, ठीक है। अब हमने एजुकेशन ले ली, हमने अपनी हेल्थ पे ध्यान दे लिया। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग विच contributes in GDP, that is on the job training, ठीक है। जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी का पार्ट होते हैं वाइल ट्रेनिंग, जैसे कि मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनके जो आर्टिकल्स होते हैं दे आर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दे आर ऑन द जॉब। डॉक्टर्स को जो मिलती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। लेकिन जब आप टीचिंग प्रोफेशन में जाता है कोई और बीएड करते हैं तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं होती है, क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि टीचिंग ऐसे करनी है, एक्चुअली में वो करते हुए नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी काम जो ऐसा होता है जो आप काम करते करते सीख रहे हो, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो जॉब की प्रोडक्टिव कैपेसिटी का पार्ट बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ऑन द जॉब कहते हैं। और जैसे आप लोग अभी प्रोजेक्ट्स करते हो, दे ऑल आर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जो मैंने अभी टीचर्स का एग्जाम्पल दिया, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो अगर हमें स्किल डेवलपमेंट पे एम्फेसाइज करना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे एम्फेसाइज करना है, देन वी शुड गो फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। माइग्रेशन क्या होता है? Movement from one place to another, that may be from rural to urban, from one country to another country. तो माइग्रेशन भी ह्यूमन कैपिटल का है। आप पढ़ने के लिए इधर उधर जाते हो, जॉब के लिए भी जाते हो, तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ फॉर रेजिंग योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जा रहे हो कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो जाए। तो दिस इज ऑल माइग्रेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ओ सॉरी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जैसे कि आप लोगों को ये बड़े सारे स्कूल में भी आपके इस तरह के सेमिनार्स वर्कशॉप्स होती हैं
ठीक है ना, आपके पास कॉल्स भी आते हैं आपको ये बताने के लिए कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं आफ्टर क्लास 12, आप फ्यूचर में कहाँ कहाँ और जा सकते हैं। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इस पर भी एक्सपेंडिचर बड़ा ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले में तो वो भी तो ज़रूरी है ना। उसमें हम ये कहें कि मान लो कोई करियर काउंसलिंग के लिए गया, अरे क्या ज़रूरत है, तो कोई भी बता देगा? अरे कोई भी नहीं बता सकता। आपको कुछ एक्सपर्ट्स लोग चाहिए जो ये बता दें कि आप फ्यूचर में क्या करो, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है, तो वो एक्सपेंडिचर भी ज़रूरी है। ये सारे 5 हमारे मेजर सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। ठीक है, नेक्स्ट इज रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये आप लोग बता सकते हो किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हेल्प करता है, बताओ कैसे हेल्प करता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, एफिशिएंसी बढ़ा के, प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ा के, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करके, इम्प्रूव करके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रेज करके, और सोशल जस्टिस और सोशल जस्टिस। बस हो गए सारे पॉइंट्स। बेसिकली किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हों। तो व्हेन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज गुड, वो ज़्यादा स्किल्ड होंगे, इकोनॉमी विल ग्रो एट अ ग्रेटर रेट, प्रोडक्टिविटी, पर कैपिटा इनकम, एवरीथिंग विल बी राइज। ठीक है, इवन वहाँ पे करप्शन भी कम होगी एंड सोशल जस्टिस विल बी हाई। जैसे कि आज हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम रेसिज्म की बात करते हैं, ये सब बातें हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने इनके बारे में पढ़ा और हमने समझा कि इनकी वजह से कितनी गड़बड़ हो रही है, इसीलिए तो हम इतनी बातें कर रहे हैं। तो एक एजुकेटेड पर्सन ही ये सब बातें कर पाता है। ठीक है, देखो मैंने ना आपको नोट्स में पैराग्राफ फॉर्म में भी दिया हुआ है और चार्ट की फॉर्म में भी दिया हुआ है। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मैं जब भी चार्ट की फॉर्म में भी आपको देती हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए देती हूँ। आप एग्जाम में बना सकते हो, लेकिन सिर्फ वो चार्ट बना के मत छोड़ा करो, उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी ज़रूरी ही है। मतलब एरोज बना के मत छोड़ा करो, एरोज के बाद आगे भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, फिर हमारे पास जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके बारे में तो बहुत ही सुन रहे हो तुम लोग। क्या सुन रहे हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, एनईपी के बारे में? क्या सुन रहे हो? सुन रहे हो कुछ के नहीं सुन रहे हो? ये पहली बार आज सुना है? आज पहली बार सुना है क्या एनईपी? किस कंटेक्स्ट में सुना है? किसी कंटेक्स्ट में सुना होगा ना। एनईपी 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 थोड़ा सुना होगा, किसी कंटेक्स्ट में सुना होगा ना। कंटेक्स्ट बताओ। एक तो उनकी जो मदर टंग है उस मदर टंग पे फोकस किया है कि बच्चों को उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। और 10th वालों के हो रहे हैं अभी, तो इस साल तुम बच गए। हाँ। वो है ना कि सब्जेक्ट में फेल होंगे तब नहीं को देना चाहिए। नहीं 10th वाले तो देंगे, फिर उनका बेस्ट लग जाएगा उसमें। बोर्ड्स होंगे 2 बार, एक बार मार्च जो 15 फरवरी से होते हैं वो, और एक बार फिर मई में होंगे। सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट का सिस्टम खत्म है ना फिर अब। लंबा क्या होना है, वैसे भी 10th का रिजल्ट जब आता है तो क्लासेस तो लेट ही शुरू होती हैं। वो मई में देंगे, सेकेंड बोर्ड मई में देंगे और मई में देके उनका जून तक रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है। 11th को तो वैसे भी जुलाई से ही है सेशन स्टार्ट, वो तो स्कूल वाले कर देते हैं जल्दी स्टार्ट, बट जुलाई से ही होता है। और किस कंटेक्स्ट में सुना है एनईपी?
वोकेशनल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में है कि दे आर गिविंग मोर एम्फेसाइज ऑन वोकेशनल एजुकेशन। 9th क्लास से ही आप लोगों के स्ट्रीम्स हो जाएंगे, और आप लोगों के स्ट्रीम ऐसे नहीं होगा कि ये साइंस वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज। नाउ यू कैन टेक क्रेडिट्स, और आपने अगर साइंस मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री है, पीसीएम है, आपको फिजिक्स और मैथ्स पसंद है लेकिन आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, बट अगर साइंस लेते हो तो केमिस्ट्री पढ़नी तो जरूरी है ना। बट आप ये कर सकते हो कि आप केमिस्ट्री की जगह साइकोलॉजी ले ली, बिजनेस स्टडीज ले ली, अकाउंटेंसी के साथ आपने फिजिक्स भी ले ली, ज्योग्राफी भी ले ली, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेडिट्स रहेंगे। अभी देखते हैं जब एक्चुअली में अप्लाई होगा तो कैसे होगा, बट देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेडिट्स कि आपको हर सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट्स होंगे और आपको इतने क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं इन 2 सालों में, इन 4 सालों में, और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो वोकेशनल एजुकेशन एआई पे बहुत फोकस ये एनईपी एआई पे बहुत फोकस कर रहा है। देखो क्या होता है, जैसे कि आज हम ये कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो गूगल नहीं था, तुम लोगों को तो बढ़िया है गूगल मिल रहा है। अब एक तरफ हम भी तो पढ़ते थे, अब हमारे दादाजी वगैरह हमें बोलते थे, पापा भी हमें बताते थे कि तुम लोगों को तो पंखा लाइट मिल रहा है, हमें तो पंखा लाइट भी नहीं मिलता था, क्यों उसके लैंप में पढ़ना पड़ता था। अब ठीक है, वो हमें ऐसे बोलते थे, हम तुम्हें कह रहे हैं तुम्हें तो फिर भी एसी मिल रहा है, गूगल मिल रहा है। तुम्हारे नीचे वाले जनरेशन को तो चैट जीपीटी बहुत, तुम्हें तो फिर भी चैट जीपीटी अभी शायद बहुत रिफाइंड वो मिल रहा है, अभी तो आगे आने वाले देखो एआई कितना जबरदस्त मिलने वाला है। बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि उन्हें प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, लेकिन इन प्रिविलेजेस के साथ साथ मेरे ख्याल से हमारे जो पहले की जनरेशन थी उनके टाइम पे फर्स्ट डिवीजन आना वॉज वेरी गुड, हम लोगों के टाइम पे डिस्टिंक्शन आना वॉज वेरी गुड। आप लोगों के लिए बेचारे 90 भी लाते तो भी सोचते 95 क्यों नहीं आए, 99 क्यों नहीं आए, और 99 आ जाते तो सोचते हैं 100 क्यों नहीं आए। तो चैलेंजेस भी तो बढ़ ही रही है ना, जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फोकस इन चीज़ों पे होने लगा है कि जो चीज़ें हमारी ड्रॉबैक में चल रही हैं उनको हम अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में लेकर आए। तो ये हमारी एनईपी का ऑब्जेक्टिव रहा है। ठीक है, क्योंकि दूसरा जैसे कि क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, एवरीथिंग इज ऑन अ राइजिंग साइड। हाउ टू डील विद दिस? हम ये रोना मचाएं हाई गर्मी हो रही है, हाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे बेटर हम ये एजुकेशन क्यों ना दें, हाउ टू कम्पीट विद दिस, हाउ टू डील विद दिस। वो ज़्यादा बेटर है ना, बजाय इसके कि हम सारे रोएं इस बात को लेकर। तो वो लोग इस पे भी फोकस कर रहे हैं एनईपी में कि बच्चों को ये वाले चैलेंजेस जो पैंडेमिक हुआ, इन सबको चैलेंजेस को कैसे बीट करना है, इन सोशल इश्यूज को कैसे बीट करना है, ये भी उन्हें सिखाया जाए। ठीक है, जैसे हिंदी है हमारी मदर टंग है, अब होता क्या है हिंदी में हम बड़ा स्टाइल में रहते हैं, हमें तो हिंदी पढ़नी नहीं आती, अरे मैं तो हिंदी लिख ही नहीं सकते, और अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है तो मतलब वो फूहड़ है इंसान, हिंदी में बात कर रहा होता है, उनको अंग्रेजी नहीं आती। ये जो हमारा एक माइंडसेट बन गया है, दैट इज रॉन्ग। आईएएस ऑफिसर्स की अगर रिजल्ट उठा के देखें तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा आईएएस का एग्ज़ाम, सिविल्स का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। अगर हम उस डेटा को स्टडी करें तो नो डाउट अगर वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी लेवल में तो कहीं कोई कमी नहीं है ना। तो ये कोई बेस नहीं है डिमार्केशन का, इंटेलिजेंसी और मीडियम ऑफ लैंग्वेज का, बट ये बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए अब हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो रहा है कि एटलीस्ट आपको ये तो आना ही चाहिए। मतलब ठीक है, हमें ग्लोबल लेवल पे मीट करने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है, बट फिर भी हमें हिंदी आनी भी उतनी ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ पे फोकस किया गया। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो एनईपी में रेज हुए हैं। तो इन ऑल हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। आप बाकी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इस चैप्टर को एक बार मैंने आपको एक पूरा समझा दिया, उसके बाद आप नोट्स में से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम इस पर दोबारा डिस्कशन करेंगे जहाँ भी डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, चलो।
So like, share and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.